नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आज सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 1885 में आज ही के दिन सर एएच ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कल तक यूरोपियन मूल के अंग्रेज के द्वारा स्थापित कांग्रेस का अध्यक्षता यूरोपियन मूल के श्रीमती सोनिया गांधी के हाथों में था, लेकिन अब उन्होंने खड़ाऊ अपने खासमखास और दलित समुदाय के मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में दे दिया है। खैर, जिस किसी को भी हाथ में हो, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल, सुदृढ़ और मजबूत हो, यह कामना के साथ मैं समस्त कांग्रेस जनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप अब तक कांग्रेसी बने हुए हैं और कांग्रेस को अपना माने हुए हैं। आप बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस को एक बार पुनः उसके स्थापना दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज बहुत सारा विषय था जिस पर बात किया जा सकता था। दुनिया में कोरोना के प्रकोप का हंगामा फिर से व्यापा हुआ है। कई यहां भागे वहां भागे, मरीज वहां मिला यहां मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो विषय मैं कह रहा हूं उसकी प्रेरणा मुझे कल प्राप्त हुई। असल में क्या था कि मेरे परम आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी का कल जन्मोत्सव था। कल यानी 27 दिसंबर को उनका पवित्र जन्मोत्सव होता है। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी कांग्रेस के तरफ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। उनकी विशेषता यह नहीं है कि वो पार्लियामेंट के उच्च सदन से लेकर के निम्न सदन तक के सदस्य रहे हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। महत्वपूर्ण यह था कि आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी जैसे कम राजनीति के शाखा पुरुष होते हैं जिनके परिवार में भी उनको मात देने भर की क्षमता वाले लोग होते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे जैसे अभी वर्तमान में लालू प्रसाद यादव LLB LLM है, MA LLB LLM, मतलब पढ़ाई की लास्ट कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन उनका कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर सका। नीतीश कुमार का बेटा कोई इंजीनियर नहीं बना, और भी कई लोग हैं। मतलब किसका नाम है, हमारे मुलायम सिंह यादव का ही बेटा कहां वो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री खरीद कर लाया। और भी मतलब देखा जाता है कि नेता का बेटा नेता इस वजह से होता है क्योंकि वो IAS PCS नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसने हर विधा में महारत हासिल की हो, उसके बाद भी जो सबसे बड़ी विधा थी वो यह कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं होने दिया, समाज के प्रभाव से बचाए रखा और अपना खानदानी हुनर उनमें देने भरने और उसको उसके प्रति सजग रखने का काम किया। उसके लिए डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की जितनी तारीफ की जाए, पूजा करे, आराधना की जाए, बधाई दी जाए या उनके प्रति नतमस्तक होकर के अपना सर्वोच्च आदर सम्मान दी जाए, कम है। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी अपने 3 पुत्रों, उनके 3 संतान हैं, 2 बेटे रजत रंजन जी, राजेश जी और एक सुयोग होनहार बेटी रश्मि सिंह जी। डॉक्टर रश्मि सिंह जी न सिर्फ PhD हैं बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक वरिष्ठतम अधिकारी हैं। दिल्ली में सचिव थी, कमिश्नर थी, विभिन्न सरकारी ओहदों की जिम्मेदारी निभाते हुए अभी जम्मू कश्मीर राज्य के टैक्स कमिश्नर हैं पूरे राज्य की। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह के बड़े पुत्र राजेश जी होनहार आदमी, रजन जी होनहार आदमी। उनका पौत्र शिवम शंकर विदेश से डिग्री लेकर के आया हुआ है। हालांकि शिवम शंकर का तो स्वयं भी माता पिता दोनों IAS हैं। शिवम के पूज्य पिता श्री मनोज कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। 88 बैच के वरिष्ठतम IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर अफसरों में भी मनोज सिंह जी का नाम है। तो ये परिवार है डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी का। राजनीति में होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार में इस तरह की बुराइयों को सटने नहीं दी, छूने नहीं दिया, उस तक पहुंच बनाने नहीं दी जो आमतौर पर नेताओं के बच्चों के साथ बन जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी न सिर्फ एक गुणी राजनेता थे,
जनप्रिय लोकनायक थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे लेखक, कवि और रचनाकार भी थे। मैंने जब जन्मोत्सव पर समाज के विभिन्न वर्ग से आए हुए लोगों से उनकी राय जानना चाहा, तो जम्मू कश्मीर से पधारे मसूदी साहब, जो कि भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ संचार भारत सरकार के पद पर सुशोभित कर चुके हैं, ने कहा कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह की किन विधा की तारीफ करें, समझ में नहीं आता। वो तो हर विधा के माहिर आदमी थे और हर विधा को पूरी तरह से नियंत्रण रखने वाले आदमी थे, सब पर उनका नियंत्रण था। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि नहीं, किसी एक पर बोलिए कि कोई एक जो सबसे एक नंबर तो होगा ना, कोई भाई एक सब बराबर था लेकिन गिनती 1 2 3 से होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जबरदस्ती मुझसे गिनती पूछना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि राजनेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। लोकतंत्र में जिसके पास वोट बैंक है वो नेता बन जाएगा और नेता का दायित्व का निर्वहन संसद में, विधानसभा में, जहां भी उसको भेजा गया वो कर लेगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन लेखक के लिए आपका खुद का योग्य होना और चीजों को समझने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो जितनी शानदार लेखनी थी डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी, तो उसके हिसाब से अगर आप पूछ रहे तो नहीं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों विधाओं में नंबर 1 थे। लेकिन आपने किसी एक ही को 1 नंबर देने की बात की मजबूरी कर दी है, तो मैं कहूंगा कि वो लेखक बढ़िया थे, कवि बढ़िया थे, रचनाकार बढ़िया थे, नेता तो थे ही थे। यही बात समाज के और लोगों, मैंने मेरे YouTube पर पड़ा हुआ है, आप राकेश सिंह परमार नाम से YouTube मेरा चैनल है, उस पर आप देखेंगे हर लोगों की बाइट्स मैंने उस पर अपलोड किया और कुछ लोगों की बाइट्स अपलोड करूंगा। वरिष्ठतम IAS अफसरों की बाइट है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार की बाइट है, सूचना सलाहकार की बाइट है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार की बाइट है। मैं कई लोगों ने डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी के विषय में अपनी बात रखी है। अब मैं रखूं तो क्या रखूं? प्रेरणा मुझे उन्हीं की थी, क्योंकि उनके जन्मोत्सव पर जो विषय विमर्श के लिए रखा गया था वो रखा गया था बिहार एक विमर्श। हालांकि कई वक्ताओं का कहना था कि बिहार में विमर्श नहीं पर चर्चा होना चाहिए, पर चर्चा कहीं तो हंगामा होना चाहिए। बिहार पर विमर्श से काम चलेगा? बिहार विमर्श के लायक है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ विमर्श तक ही आपकी बात करता हूं। जो प्रेरणा मुझे डॉक्टर शंकर दयाल सिंह के जन्मोत्सव पर प्राप्त हुआ, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की बिहार और बिहारियों के विषय में, मैं उस विषय पर आपसे राय लेना चाहता हूं। दीपक ज्योति जी को मेरा प्रणाम। दीपक ज्योति जी भी बिहार का है और एक बिहार के प्रतिष्ठित पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारियों में से है और आप भी बहुत समाज के सक्रिय सचेत हैं। दीपक जी मेरे को सुन रहे, यही मेरे लिए प्रेरणा का बात है। जितना दिन ठहरेंगे उतना ऊर्जा देंगे। अब कितना देर मेरे को ऊर्जा देते हैं ये उनके ऊपर है। खैर मित्रों, जो वहां के वक्ताओं को, जैसे राजू प्रताप रूडी का तो वक्तव्य राजनीतिक था, उनके वक्तव्य का तो मैं कोई महत्व ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पहले मंत्री थे, तो वो तो भाजपा के लाइन से बंधे हुए हैं। वो खूंटे में बंधे गाय की तरह से हैं। वो भे भे करेंगे तो अपने खूंटे की वजह से करेंगे। तो रूडी का बात का मैं बिल्कुल महत्व नहीं देता। प्रशासनिक अधिकारियों के बात को मैं सिरे से नकार देता हूं, क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी से मेरा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो कहते थे कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी से नफरत होती है तो वो होती है पढ़े लिखे विद्वान जनों से। तो मैं उनको बाबूजी कहता था, वो परमार थे और मैं पहले, चूंकि वो बिहार के होने के नाते मैं कुछ और कहता था। तो एक बार संदेश चंद्रशेखर जी बात बोलते हुए कि तुम कौन से राजपूत हो? मैं बोला जी वो सुभाष पर घर है और पूरा पवारों का है। तुम परमार हो? हाँ। पाँव छुओ मेरा और चाचा जी कहना शुरू करो। मैं बोला क्यों? बिहार के आदमी को मैं चाचा जी क्यों कहूं? इसलिए कि मैं भी परमार हूं और तुम्हारा गोती भाई हूं। मैं बोला तो उम्र भाई का तो नहीं, आप मेरे बाबूजी हुए। तब से मैं उनको बाबूजी ही कहता था। तो बाबूजी से मैंने कहा कि भाई आप कहते हैं कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समाज का दुश्मन है, ऐसा क्यों कहते हैं अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा? बोला देखो बेटा, एक तो बार शंकर दयाल सिंह जी का बड़ा मतलब बात थी कि वो मोची को भी मोची जी कहते थे, बेटा जी बोले। देखो बेटा जी, समाज का आदमी ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण संसाधन से पढ़ता है। जैसे 50 आदमी का एडमिशन होना है तो वो 50 में एक है, और पढ़ लिख करके IAS बन जाता है तो उसकी मजबूरी है बलिया में जाके कलेक्टर बनेगा। मेरे यहाँ का लड़का तुम्हारे बलिया में तो अभी कलेक्टर है, उस वक्त औरंगाबाद का आदमी यूपी कैडर का था, हमारे यहाँ कलेक्टर था। जैसे उनके दामाद मनोज सिंह जी बिहार का रहने वाले हैं, यूपी का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो वहां जाकर नौकरी करेगा और गांव में नहीं आएगा। उसके बाद गांव वालों से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। गांव में
उसके पढ़ाई का कोई योगदान नहीं रहा, कोई उपयोगिता नहीं, संसाधन इस्तेमाल किया, एक सीट ऑक्युपाई किया और गांव को कुछ नहीं दिया, गांव से लूट लाट करके चला गया। वो गांव का लुटेरा है मेरे नजरों में। आज मुझे लग रहा है कि डॉक्टर शंकरदयाल सिंह जी जो कहते थे वो आदरणीय थे, गुणी थे, अनुभव था, वो बिल्कुल ठीक कहते थे। आपके गांव में भी कई आईएएस अफसर हैं, मेरे परिवार में तो 2-2, 3-3 लोग हैं, लेकिन उन्होंने गांव को कुछ नहीं, यहां तक कि गांव में घर भी नहीं बनाए। मेरे एक रिश्तेदार गए थे तो उन्होंने बोला ये वाला घर किसका है, तो मैं बोला फलाना सिंह है, उनका है। ये महाराज तो 2 महीना का द्वार पर चाह का खर्चा लगा दे तो बड़ा बढ़िया हो जाती। मैं बोला बढ़िया हो जाता तो मेरा बैल बन जाते हैं तो उनको दिक्कत होती ना भाई, कि मेरा पैसा सरकसो अपना बैल बांध रहा है, या अगर मैं धूप में बैठ जाता, बारिश में बैठ जाता तो उनको वहां पर पेट में दर्द हो जाता कि यार द्वार मैं बनाया हूं और रकसवा वहां पर अपना बैल बांधे हुए चक्कूदे बैठे हुए। इस बात की दिक्कत है। बिहारी अस्मिता पर विमर्श लाजमी है, सामाजिक विषय। जी सादर प्रणाम। अगर कहीं लगे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं या मेरे अविवेकता, चूंकि मैं आपके सामने विवेकहीन हूं, विवेक शून्य हूं, तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। वैसे आपको देख देख के ही बढ़ेगा। तो उनका कोई योगदान नहीं है। घर भी गांव में टूटा उठा। अगर किसी को कहो कि भाई ये चीफ सेक्रेटरी साहब का घर है तो लोग कहेंगे यार मजाक उड़ा रहा है, यार कपड़ा नीचे गिर गई है। उन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया हुआ है, इस वजह से उनके पास पैसे की कोई नमी है। और बैंक वाले से फोन आते, हेलो आप मेरे बैंक में पैसा मत रखिएगा, लिमिट ऊपर हो गया। दूसरा बैंक वाला मेरे यहाँ आइएगा मत, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो आपके लिमिट से बाहर हो गया। स्विस बैंक वाला कहता भाई साहब किसी और देश में भी जमा करे, कितना पैसा जमा करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों का पैसा बैंकों में सड़ रहा है। वो बैंक वाला मना करे कि मेरे यहाँ मत आ जाइएगा। वो आदमी का गांव में घर पे बीवर पीपल उगा हुआ है, वो घर में नहीं बना रहे हैं इसलिए कि मुझे गांव आना नहीं है और गांव का कोई गांव वाला आदमी इस्तेमाल न कर ले। गांव का संसाधन का इस्तेमाल करके वो मैट्रिक इंटर BA किए थे और गांव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह की हाल यही है। बिहार में जहां खोदोगे वहीं से IAS निकलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां खोदोगे वहां जलील गंदगी और बदबू के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां का IAS है वहां का संसाधन निचोड़ करके वो दिल्ली आ गया है, दिल्ली में रहता है, गांव जाता ही नहीं। कई आदमी तो मैथिली भोजपुरी बोलना भी नहीं पसंद करते कि कहीं लोगों को यह बात का एहसास न हो जाए कि ये बिहारी है। इस बात कैसे बिहार विकास करेगा, कैसे उत्तर प्रदेश विकास करेगा, कैसे गांव विकास करेगा, बिहार की बात है। बिहार समृद्ध है, जितना बढ़िया फसल वहां है, जितनी बढ़िया खनिज पदार्थ वहां है, जितना बढ़िया संसाधन वहां है। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या है आपने बिहार के किसी गांव में गुजरात के किसी आदमी को खेत में काम करते हुए देखा है? बोला होगा जी राम रो छो जी, राम रो छ, हम गुजरात के छई। सुना है आपने किसी ने? लेकिन आप गुजरात के किसी गांव में जाकर मिलेगा हाँ का मैथिली छै जी, भागलपुर दरभंगा घर वाला हमरा, और यहां अपने खेती कर वाला, आपको ऐसा आदमी मिल जाएगा। पंजाब का कोई पंजाबी आपके गांव में बिजनेस करने भी मिला है? देखा है आपने कोई बगले वाला आदमी बिजनेस करता, नौकरी करता हो? नौकरी और बिजनेस भी आपके नहीं करता। लेकिन आप मैं पंजाब में गया था, हमारे एक मित्र हैं BMW से अपने फार्म हाउस पे ले गए और आगे आज फार्म पर चलते हैं, भोजन वहीं बनाए हैं। तो मैं फोन पर बात कर रहा, मेरा फोन आ गया मेरे बाबूजी का, तो हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो बोला हमको जी कहाँ घर पड़ी आपको? मैं हमारे बोलिए घर हो। अच्छा अच्छा, हमारे गोपालगंज हो। तू क्या करता है? नहीं मैं खेती करता हूँ। मतलब पंजाब के उस फार्म पर वो खेती करने का, मजदूरी का काम करता है, भैंस वैंस का दूध निकालता है, जैसे गांव में खेतों में काम करते हैं। गोपालगंज से गया वहां पर खेत में काम करने के लिए। अब बताइए ये बिहार की स्थिति, वहां का खनिज इतना है, लेबर इतना मेहनती मजदूर आपको बिहार में मिलेगा जितना कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसका मेहनत का फल महाराष्ट्र उठा रहा है, गुजरात उठा रहा है, पंजाब उठा रहा है, तमिलनाडु उठा रहा है, केरल उठा रहा है। मतलब बिहार के अलावा बाकी सब उठा रहे, बिहार नहीं उठा रहा है। क्योंकि अगर कोई बिहारी मेहनत करने का ठान ले बिहार में, तो सबसे पहले उसके पास पुलिस आ जाएगी कि जी उन नेताजी ने चाहा है कि आप मेहनत ना करें। नहीं तो आपके मेहनत से कहीं लोग समझदार ना हो जाए, लोग होशियार ना हो जाए, तो हमारा दुकान कैसे चलेगा? यह बात सोचने वाली बात है, यह बात चिंता करने वाली बात है। यह आम बिहारी को इस विषय में सोचना पड़ेगा। दूसरा तीसरा जो 2-3 चीजों मेरे समझ में आ रही है, जिस पर मैं आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। मित्रों, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश बिहार में, तो मैं जो बलिया का रहने वाला हूँ, दिल्ली के वाले लोग लखनऊ के आगे भी बिहारिये कहते हैं, तो ये मत समझिएगा कि मैं यूपी वाला बोल रहा हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। मतलब यहाँ के लोगों के नजर में हम सब लखनऊ के आगे बिहारिये हैं। मतलब चाहे बलिया का हो या गाजीपुर का हो, बनारस के आगे, वहां मुजफ्फरपुर के बीच के सारे लोग बिहारिये हैं, तो हम भी उसी में हैं।
हमारे यहाँ की स्थिति इतनी है कि विदेश से जितना रेवेन्यू हमारे देश में आता है, हमारे क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र का विकास एक भी रुपया नहीं हो पाता। मतलब कोई विदेश आए फंड से स्कूल नहीं बन पाता, अस्पताल नहीं बन पाता, सड़कें नहीं बन पाती, और यह सब भोजन पानी में और घर के काम में लग जाता है। जो काम सरकार का है उस काम में लग जाता है, पैसा अगाध आ रहा है और हम उसको भोजन पानी में लगा रहे हैं। आपको विकास करना होगा तो जरूरत क्या है? एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने संबोधन में कहा है कि अमेरिका विकसित इसलिए नहीं है कि यहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया है। अमेरिका विकसित है इसलिए यहाँ की सड़कें बढ़िया नहीं है। अमेरिका विकसित इसलिए हुआ कि यहाँ की सड़कें बढ़िया है। अमेरिका के विकसित होने से सड़कें को बढ़िया होने का मतलब नहीं है। सड़क बढ़िया इसलिए अमेरिका विकसित हुआ है। आपको अमेरिका छोड़िए, अमेरिका आप गए होंगे कि नहीं गए होंगे। आपको अपने बिहार की उदाहरण देता हूं। मित्रों, मुजफ्फरपुर में लीची होता है। ब्रिजेश भाई को नमस्कार। अमेरिका का नाम लिया और अमेरिका के भाई ने आशीर्वाद दिया। जय हो ब्रिजेश भाई। ये पता नहीं चला कि आप बलिया आने वाले थे, आए कि नहीं आए, कृपया मार्गदर्शन करिएगा। वीडियो बयान बंद होने के बाद हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये जब संबोधन मेरा बंद होगा तो हम चाहेंगे कि आपको फोन मिले। बिहार में लीची होता है, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और लीची एक ऐसा चीज है जो पेड़ से उतर जाने के बाद बहुत कम दिन तक आप उसको स्टोर रख पाएंगे, वो खराबी हो जाता है। और ये फसल 1.5-2 महीना के बाद नष्ट हो जाते हैं। 1-1.5 महीने का ही वो फसल है, 12 महीना तक उसकी सेवा करिए और 1.5 महीना तक, 1 महीना में वो नष्ट हो जाता है। या तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए या वो सड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली की सड़कें एकदम ठीक ठाक होती तो सवेरे मुजफ्फरपुर से लीची लगता और शाम को दिल्ली आकर के गिरता। वहां के किसान को इतना बढ़िया फसल का दाम मिलता और यहाँ के बिहारियों को सस्ता लीची मिलता। लेकिन लीची मुजफ्फरपुर से हाजीपुर स्टेशन आने में ही सड़ जाता है, क्योंकि रास्ता इतना खराब है कि 3 दिन तो उसको यहाँ तक आने में लग जाता है। फिर वो रेल में आता है, 5 दिन का आते आते रास्ते में सारी लीची सड़ जाती है। जो आप दिल्ली में लीची देखते हैं वो निजी वाहनों से आया हुआ लीची है, उसमें सड़क का कोई इस्तेमाल नहीं है। वो व्यापारियों की योग्यता और चपलता का योगदान है। हाजीपुर की केला दुनिया में मशहूर केला है। अब हाजीपुर से दिल्ली की अगर स्टॉप सड़कें होती, जिस तरह बॉम्बे पूना रोड है, जिस तरह से अमेरिका का बुफालो टू जस्ट न्यू जर्सी रोड है, जहां पर आदमी हवाई जहाज को अवॉइड करके बाय रोड जाना पसंद करता है। आप न्यू जर्सी से बफेलो जाइए, बहुत दूरी है, लेकिन आप बाय रोड जाएंगे आपको जर्क महसूस ही नहीं होगी। 80, 180, 200 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलाइए, अलग अलग स्पीड की अलग अलग सड़कें होती हैं। तो किसानों को उसका दाम मिल जाता। केला के किसान को वहां पर बढ़िया दाम मिल जाता, और जो दिल्ली का बिहारी है जो हाजीपुर की केला पसंद करता है उसको सस्ता केला मिलता और इमोशनल अटैच होता कि हाजीपुर का केला है, हम तो इसको पहले खरीदेंगे। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। हम लोगों को ना, चूंकि दिल्ली में रहते हैं तो आम बच्चों को खाना है तो खरीदना पड़ता है। तो जब हम आम खरीदते हैं तो इतना चोट लगता है दिल पर कि आम भी खरीदने की चीज है। कई बीघा में हमारे घर में आम है और लोग खाते नहीं है वैसे, क्योंकि हम आम बेच नहीं सकते, पारिवारिक प्रतिष्ठा है और उतना खा नहीं पाएंगे जितना ऊपर है। तो सब गांव के लोग खाते हैं और हमको उसको रोक भी नहीं है, लोग अपना ही समझ के खाते हैं, क्योंकि हमने बेचना है नहीं और उतना खा नहीं पाएंगे। और जिस आदमी के घर पेड़ के आम से गांव खाता है, उस आदमी को 100 रुपए किलो आम खरीदना पड़ रहा है। सोचिए अगर बलिया से दिल्ली की सड़कें बहुत बढ़िया हो जाती तो मैं वहां से आम तुड़वा करके गाड़ी में ले आता और ट्रक वाले को बोलता कि तो अपना तेल पानी काट के 2 छठी मेरे यहाँ भी आम दीजिए। वो एक हमारा गांव का गरीब आदमी का भला हो जाता, वो आम तोड़ के बेच के अपना हालत की स्थिति करता। लेकिन चूंकि आम का पता है कि हम मार्केट में नहीं बेच सकते, वहीं सड़ जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि बिहार या उत्तर प्रदेश या हमारे यहाँ के लोगों की पिछड़ने की स्थिति। ब्रजेश भाई बलिया का रहने वाले हैं, अमेरिका में गए हैं। अमेरिका में इनका उद्योग चरम पर है, ठीक ठाक उद्योग चलाते हैं। अगर बलिया में इनके स्तर का उद्योग होता कि काहे लिए गोड़ी चमड़ी के बीच में जाते, बढ़िया जबान टेढ़ा करके बोलते बोलते। अब तो खैर इन लोगों को आदत पड़ी होगी, लेकिन शुरू में तो इनको बोलने में तकलीफ होता होगा ना। भोजपुरी बोलने वाला आदमी को साला अमेरिकी एसेंट में अंग्रेजी बोलने में कितना, वो बेशक पढ़े लिखे आदमी अंग्रेजी बोलने में कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी मुझे ही कहाँ अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है। हम खूब बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन फिर भी आओ व्हाट फाओ अच्छा लगता है। अरे हम ठेठ भोजपुरिया लोग हैं, अपने लोग, अपनी माटी, अपनी लोग,
कहाँ किसी को, mesela दिल्ली हूं तो मेरा मन नहीं लगता, गांव में जाने का इच्छा करता है। अब अमेरिका में जाने ब्रिजेश भाई तो टीवी में देख के राकेश को खुश होते होंगे, चलो एक बार बलिया का भाई मेरे सामने बोल रहा है, इतना अच्छा लगता होगा। अगर ये बलिया में बढ़िया काम होता तो कहेंगे इनके परिवार में बलिया के सबसे पहले एमबीबीएस डॉक्टर थे इनके दादाजी, तो इनका अपना बलिया में व्यवसाय चलता, कह लिए जाते वहां पर पवित्र धरती को छोड़ करके। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा 1857 की बागी बलिया के मशहूर बलिया 1857 में अभी भी है, 2022 में पहुंचा ही नहीं है, कोई 2022 की सुविधा नहीं पहुंची है। तीसरा और सबसे अंतिम बात बोलूंगा, चूंकि आधा घंटे से ज्यादा बोलते नहीं है। दो चीजें बिहारियों को, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहारियों को समझनी पड़ेगी। आपको राजनेताओं के चंगुल से खुद को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेता आपको हमेशा बांटने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर नेता नहीं बांट पाएगा तो आप विकास पर चर्चा करेंगे, और जब विकास पर चर्चा करेंगे तो फिर कहां विकास हुआ और क्या विकास हुआ इसकी चर्चा होगी, और जब इसकी चर्चा होगी तो आपको कहेंगे कि भाई 8वीं में 8 बार फेल तो मैं भी था, लेकिन आपका बेटा BMW में चल रहा है और मैं पैदल चल रहा हूं, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा मंत्र लालू प्रसाद यादव आपके पास है कि आपका लड़का BMW में चल रहा है, हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है और महंगी गाड़ियों की काफिला के साथ चलता है, और मैं अभी पैदल चल रहा हूं, साइकिल में पंचर लगा रहा हूं। पढ़ाई तो हमने दोनों आदमी 8वीं तक की थी। यही चर्चा का विषय ना बने, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने बोला कि देखना ये राकेश परमार छत्री है और इसके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को बड़ा सताया है, हमें मौका मिला, हमको भूरा बार साफ करना है। मैं ठेठ बुद्धि वाला आदमी कर ठीक, लालू जी ठीक कह रहे हैं, एकदम ये कस्बा का परिवार के लोग हमको सताए हुए हैं। हमारा बाबूजी वीर के खेत में काम करने जाते थे, आज साले इसको हम अपने खेत में काम करवाएंगे। इसी खुशफहमी में वो भूल जाता है कि 8वीं में 8 बार फेल लड़का स्वास्थ्य मंत्री बन गया, दूसरा मैट्रिक खींच खाच के पास मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, और मैं BA LLB MMM कर करके हैदराबाद नौकरी करने गया हूं, माई के लिए छठ में आता हूं तो कहते अब की बार नहीं आ पाऊंगा, सेठ ने छुट्टी नहीं दी है। और लालू प्रसाद को अपने बेटे को बाहर भेजने की जरूरत नहीं, छठ होली दिवाली सब अपने माँ बाप की आंखों के सामने मना रहा है, यह चर्चा का विषय न बन जाए। इसीलिए लालू नीतीश ने जातीय जनगणना, जातीय विष और जातीय विद्वेष फैलाया है। इस बात की जांच सबसे पहले उसी के जात के लोग जब तक नहीं पूछेंगे तब तक उसका खेल चलता रहेगा, और उसके लोग इसलिए नहीं पूछेंगे हमको क्या मतलब है, हमने कौन सा नौकरी में, वो ये जान ही नहीं सकता है कि उसी का अधिकार मार करके लालू प्रसाद और राजनीति में बने हुए हैं। आरक्षण से क्या नुकसान है एक बात और बता दूं, रामविलास पासवान को अगर एक बार पूछ लिया जाता कि आपके पास कितना धन है, उनको एक बार में याद नहीं आता। रामविलास पासवान का बेटा उस सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है, और उसी का पासवान जात का आदमी अभी भी जूता का पेवन सीट करके अपना परिवार पाल रहा है। आरक्षण की जरूरत रामविलास पासवान के बेटे को है कि उस पासवान को बेटे को है जो जूता में पालिश लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है? यह रामविलास पासवान के जाति के लोगों को सोचनी पड़ेगी, सोचनी चाहिए। क्योंकि रामविलास पासवान से मेरी लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं चाह करके भी हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो सुरक्षित सीट है और मैं सुरक्षित समुदाय से नहीं आता। लेकिन जो आदमी सुरक्षित समुदाय से आता है उसको चुनाव लड़ना चाहिए ना, या 1990 से लेकर के आज 2022 तक फिक्स है रामविलास के मरने के बाद रामविलास का बेटा। भाई लालू प्रसाद संघर्ष करके नेता बने थे, अब उनका 8वीं में 8 बार फेल नेता भी बनेगा, यह बात चर्चा में ना आ जाए, इसीलिए लालू मुलायम जैसे लोग आपको बांट के रखते हैं, और आप बांटेंगे तो विकास की बात नहीं करेंगे। बिहार समृद्ध है और बिहारी दरिद्र है, ये चलती रहेगी, सोचिएगा जरूर। कुछ बातों मैंने कहा था क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा क्या बोलूं, और बाकी आप खुद समझदार हैं। आपके मामले में यही कहा गया है कि थोड़ा कहना ज्यादा समझना। जय हिंद, वंदे मातरम।